गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड एंड हेल्दी। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर एंड क्लासेस विद सिद्धि प्रीक्षा। सो आई होप आज की एनर्जी आपकी पूरी हाई होनी चाहिए क्योंकि संडे के बाद मंडे आया है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि आज के हमारे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एज यूजुअल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, साथ के साथ सोल्यूशन देखेंगे उसका। इससे हमें क्वेश्चन की क्लैरिटी जो है वो होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक हम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 5i अलायंस। अब ये अलायंस अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, क्यों न्यूज में है वो भी पढ़ेंगे। साथ के साथ मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट्स भी बताऊंगा कि जैसे 5i अलायंस है, ऐसी एक 9i अलायंस भी होती है और एक 14i अलायंस भी होती है। तो ये क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अभी बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब ये सर्टिफिकेट किस चीज से रिलेट करता है, कौन सी फील्ड से रिलेट करता है, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिपोर्ट से क्वेश्चन सीधा पूछ जाता है, एग्जाम में सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि द स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट जो ये रिपोर्ट है 2024 ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है। ठीक है, सो ध्यान से पढ़ेंगे और लास्ट में लेंगे हम लोकेशन का क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिको के बारे में, मैक्सिको अभी न्यूज में क्यों आई है इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए है। सो पहला क्वेश्चन है एक टाइगर रिजर्व जो अभी न्यूज में बना हुआ है। ये टाइगर रिजर्व न्यूज में क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एक वुमेन की डेथ हो गई बाय अ टाइगर। अब ये टाइगर रिजर्व आपको बताना है कि कौन सी जगह पे है, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये आप मैंने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड करवाए हैं, आपको बताना है कौन सी जगह पे है। ठीक है, सो टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? ताबोड़ा अंधारी वो टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब आपको बताना है, 10 सेकंड आपके पास है, सोचिए। हिंट आपके लिए इतनी है कि अंधारी अंधेरी समझ लीजिए आप इसको। ये जगह कहां पे है इंडिया के अंदर, बहुत फेमस है, मूवीज में भी इसका नाम लिया गया है। ठीक है, अब आप सोच लीजिए। 4 ऑप्शंस आपके पास है, 10 सेकंड है सिर्फ आपके पास सोचने के लिए और आपका काउंटडाउन अभी स्टार्ट हो चुका है। सो जो सोच पा रहे हैं बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं। सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज महाराष्ट्र। सो ये महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि वुमेन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब ये जो टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र का सबसे ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व भी माना जाता है और साथ ही के साथ में ये किसका पार्ट है? ताबोड़ा एक नेशनल पार्क भी है वहां पे और जो अंधारी है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो ये दोनों के दोनों कहां पे पाए जाते हैं? वहीं पे पाए जा रहे हैं। और ये टाइगर रिजर्व क्या है? इन दोनों का ही पार्ट है, इन्हीं के अंदर क्या बनाया गया है? ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है। वेजिटेशन अगर यहाँ की देखी जाए सो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन है यहाँ की देखी जाती है। और यहाँ के जो स्पेशल पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे टाइगर प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो आसपास की जो लोकेलिटीज होती है, जो आसपास की जगह होती है, सो जो टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाए गए हैं उसको आसपास के टाइगर रिजर्व के साथ एक कॉरिडोर के द्वारा क्या किया गया है, मतलब आपस में मिलाए हुए हैं। सो टाइगर क्या कर सकते हैं? इजिली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये ताबोड़ा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पे और यहाँ पे दूसरा वाला टाइगर रिजर्व है। सो इन दोनों टाइगर रिजर्व के बीच में ऐसे कॉरिडोर बनाए हुए हैं। सो टाइगर क्या कर सकता है? यहाँ से इजिली यहाँ से इजिली मूव कर सकते हो, दूसरे टाइगर रिजर्व में क्या सकते हैं? जा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो कॉरिडोर लिंकेज है इसकी भी अच्छी खासी क्या है? फैसिलिटी है। सो इस सब में से जो आपको याद रखना है, या तो आप याद रख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे कौन से टाइप की वेजिटेशन होती है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन होती है। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज आप यहां से याद रख सकते हो वो ये इसकी लोकेशन महाराष्ट्र के अंदर ये क्या है? सिचुएटेड है। उसके बाद देखते हैं आज का वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि है 5i अलायंस। अब अगर आपको मैप की ज्यादा नॉलेज है तो आप यहीं से एनालाइज कर सकते हो कि इनमें कौन सी 5 कंट्रीज है। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे आपको आसानी से कंट्रीज का नेम याद हो जाएंगे। बट एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए। ये जो 5i अलायंस है ये अभी नई अलायंस नहीं है कि कल ही एस्टेब्लिश हुई है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ था? यूएसए और यूके होता था, दूसरे एंड पे थी क्या? जर्मनी। अब उसके खिलाफ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था यूके और यूएस के बीच में कि हम क्या करेंगे, अपने जो इंटेलिजेंस होंगे ना उनको, उनकी इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्सचेंज करेंगे। उस टाइम से चलते आया है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ कंट्रीज और ऐड होगी, कुछ कंट्रीज और ऐड होगी और अभी ये 3 अलग अलग मॉड्यूल है इसके। पहला है 5i अलायंस, दूसरा है 9i अलायंस, तीसरा है 14i अलायंस। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। बट रिसेंटली न्यूज में कौन सा है? 5i अलायंस। अब ये चाहे 5i अलायंस हो या 9 अलायंस हो, मेन एम इसका क्या है? इस अलायंस का मेन एम यही है कि इंटेलिजेंस नेटवर्किंग को क्या करना? शेयर करना और एक अच्छे से क्या करना? कोऑपरेट करना और कोऑपरेशन को बना के रखना दोनों जितने भी उस ग्रुप में है कंट्रीज उसके बीच में। 5i अलायंस में जो कंट्रीज आती है उनका नाम है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके। ये 5 कंट्रीज आती हैं। अब इसको याद आप कैसे रखोगे? यहां पे मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है, कैन यू डू दिस?
क्या आप ये कर सकते हो? क्या आप ये याद कर सकते हो? ये कोड तो याद कर सकते हो ना, कैन यू डू दिस। सो कैन यू डू दिस से ही निकल के आता है हमारे पास। सी से हो गया कनाडा, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, एन से हो गया न्यूजीलैंड, और जो यू का क्यूब है यहां से होगा यूएसए और यूके। ठीक है, क्योंकि इनिशियली यूएसए और यूके ने क्या की थी, इस चीज की एस्टेब्लिशमेंट की थी। सो कैन यू डू दिस से आप याद रख सकते हो इस चीज को। ये 5 कंट्रीज है, ये कोड को याद रखो। 5i अलायंस हो चुका है आपका खत्म, और यही यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि बेसिकली क्या है, ये सारी कंट्रीज है। मल्टीलेटरल क्या है, इंटेलिजेंस नेटवर्किंग की शेयरिंग यूनिट है। क्या करने के लिए, बेसिकली आपस में कोऑपरेट करने के लिए है। अब ये न्यूज में क्यों आया, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि 5i अलायंस की एक कंट्री जो कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हम अब थम्स अप यस कर रहे हैं कि जो हमारी 5i अलायंस की जो बाकी कंट्री के जो सिटीजन्स है वो भी आकर हमारी मिलिट्री को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट निकले किसकी तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कि जो नॉन सिटीजन्स है वो भी क्या कर सकते हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस है। अब इंडिया की आर्म फोर्सेस में आपको इंडिया के ही लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बाहर से आके आप यूएसए के लोग भी मिल जाएं या ऑस्ट्रेलिया के लोग भी मिल जाए। सो ये इस 5 कंट्री के ग्रुप में से ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि ऐसा भी हो सकता है कि यूएसए का कोई सिटीजन यहां पे आए और वो नॉन सिटीजन है, बट वो क्या करे, आर्म फोर्सेस में उसको जो मिल जाए वो यहां पे क्या करे, काम करे, सर्व करे। अब जो एडिशनल पॉइंट याद रखने वाला ये है कि 9i अलायंस क्या है। फिर अब 5i अलायंस में ये कंट्रीज तो होंगी ही होंगी, 9i अलायंस में 4 कंट्रीज और ऐड हो जाएंगी। वो 4 कंट्रीज कौन सी होगी 9i अलायंस में? पहली हो जाएगी नीदरलैंड, दूसरी हो जाएगी डेनमार्क, तीसरी हो जाएगी नॉर्वे, और चौथी हो जाएगी फ्रांस। सो नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, ये 4 कंट्रीज ऐड हो जाए तो हो जाती है 9i अलायंस। और 14i अलायंस में क्या हो जाता है, 9 कंट्रीज हो चुकी पहली, 5 कंट्रीज और ऐड करनी है। सो एस का स्क्वायर मान लो आप, यहां पे एस के स्क्वायर में आ जाता है स्पेन और आ जाता है स्वीडन, साथ में आ जाता है बेल्जियम, साथ में आ जाता है जर्मनी, साथ में आ जाता है इटली। ये 5 कंट्रीज अगर आप ऐड कर दो तो ये बन जाती है 14i अलायंस। अब जहां तक कि मुझे लगता है कि क्वेश्चन 5i अलायंस में से उठ के आ सकता है, 14 या 9i अलायंस में से नहीं आएगा, बट इजी है इन कंट्रीज को याद रखना, क्योंकि ये जो कंट्रीज है ना ये आसपास की हैं। ठीक है, सो इन कंट्रीज को याद रखना इजी है। सो डू रिमेंबर अबाउट दिस कंट्रीज। और ये 5i अलायंस का टॉपिक हो चुका है आपका खत्म। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारे एक सर्टिफिकेट को लेके। अब ये सर्टिफिकेट क्या है और ये किससे रिलेट करता है? अगर ये सर्टिफिकेट आपको एग्जाम में दिखा कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, अब ये सर्टिफिकेट रिलेट करता है एडवर्टाइजमेंट से। आप टीवी देखते हो, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है, आप यूट्यूब चलाते हो, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है, आप कोई भी मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है। सो वो एडवर्टाइजमेंट या तो ऑनलाइन हो, या वो एडवर्टाइजमेंट रेडियो पे हो, या वो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे हो। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर एडवर्टाइजमेंट हो रही है, सो उस एडवर्टाइजमेंट को, जिसकी वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेट अस से कि प्यूमा की कोई एडवर्टाइजमेंट है, सो प्यूमा की तरफ से, प्यूमा की जो कंपनी, अगर वो एडवर्टाइजमेंट उनकी तरफ से है, सो उनको एक सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है उस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करने से पहले। ये सर्टिफिकेट क्या देखेगा, ये सर्टिफिकेट बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को फॉलो करेगा। और ये जो सर्टिफिकेट होगा, इस सर्टिफिकेट से ये टेस्ट किया जाएगा कि बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट शो की जा रही है उसमें कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही, साथ के साथ में वो जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की जा रही है वो कोई रूल ब्रेक तो नहीं कर रही। सो हर एक चीज को गाइड करने के लिए, हर एक चीज को देखने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है एक तरीके की। बेसिकली आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब ये सर्टिफिकेट लेने का प्रोसीजर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये इसके पीछे कौन सी मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो याद रखना कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है हर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए। और अगर मिनिस्ट्री की बात करूं, सो मिनिस्ट्री में से मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंटेलिजेंस, इन्होंने बोल दिया है कि ये मैंडेटरी है। सो मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड ब्रॉडकास्टिंग। और अगर मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला, तो हम बोला है, और एक डेट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 18 जून 2024। सो 18 जून 2024 से पहले तो ठीक है, बट इससे बाद कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर प्ले होगी तो ये सर्टिफिकेट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, सो ये मिनिस्ट्री है। अब प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा कि अगर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी है, सो उसके लिए आपको चाहिए एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पे आपको क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए एक ऑथोराइज्ड एडवर्टाइजिंग एजेंट के।
जो एक ऑथराइज एडवर्टाइजिंग एजेंट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपको उसका सिग्नेचर चाहिए, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट देखेगा। आपको एक शीट ऑफ पेपर लेके जाना पड़ेगी, उस पर पूरा फॉर्मेट लिखा होगा, वो उस पर साइन करके दे देगा। फिर आपको वो सर्टिफिकेट जाके क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा पोर्टल पे। अब पोर्टल बिल्कुल अलग अलग है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट रन होनी है टीवी पे या रेडियो पे, तो उनके लिए जो पोर्टल है वो है ब्रॉडकास्टिंग सेवा पोर्टल। सो उनके लिए है ब्रॉडकास्टिंग सेवा पोर्टल, अगर आपको टीवी या रेडियो की बात कर रहे हो। अगर आपको ऐड रन करवानी है यूट्यूब के ऊपर, या फिर आपको ऐड रन करवानी है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो जिस पोर्टल पे आपको अपना ये सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा वो होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल, ठीक है। सो दोनों के पोर्टल अलग है, इस चीज को आप याद रखना। पीछे मैंने मेंशन किया हुआ है, स्टार मार्क मैं लगा देता हूं, ठीक है। तो सबमिशन आपको करनी पड़ेगी। एसटीसी का मतलब क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल होगा टीवी के लिए, प्रेस काउंसिल होगा प्रिंट मीडिया के लिए। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये सर्टिफिकेट है क्यों इसको मार्केट में लेके आया गया, सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसके लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, किसके लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, किसके लिए, ताकि पता लगे कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, लोगों को मिसलीड नहीं किया जा रहा। सो इस सब की प्रोटेक्शन करने के लिए ही सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया गया है। और डेट क्या दे दी गई है, 18 जून 2024। बस इसी के साथ चलते हैं आगे और देखते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्वेश्चन। मेरी बात मानो तो आप सीधा सीधा रिपोर्ट के बारे में याद रखना, द स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट, जिसके बारे में स्टडी की गई है, किसके बारे में, ओशंस के बारे में कंप्लीट स्टडी की गई है। ये रिपोर्ट पब्लिश करी है किसने, यूनेस्को ने। अब ये थोड़ी सी अमेजिंग बात है, अगर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए, मान लो आपके पास आ गया कि ओशन कमीशन ऑफ मतलब वर्ल्ड की ओशन एक कमीशन है वो आ गया, आपके पास आ गया कि वर्ल्ड ओशन वो वर्ल्ड ओशन ग्रुप आ गया। सो आप क्या जानोगे कि अगर 4 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, तो जनरली क्या होता है ना, ये टेंडेंसी होती है कि अगर ये ओशन की रिपोर्ट है, सो बेसिकली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो ओशन से रिलेटेड है उसी ने ये निकाली होगी। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि द स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट किसकी तरफ से पब्लिश की गई है, 2024 में रिपोर्ट निकाली है यूनेस्को ने। सो इस पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन सीधा का सीधा बन सकता है। रिपोर्ट की फाइंडिंग भी हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ये यूनेस्को ने निकाला है, सो बेसिकली ये इनिशिएट किसने किया था। सो इनिशिएट किया गया था बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन। इस कमीशन के द्वारा क्या किया था, ये इनिशिएट किया गया था। कब इनिशिएट किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2022 के दौरान पे। कॉन्फ्रेंस कौन सी हो रही थी, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सो ऑब्वियस ही बात है, एक ओशन कॉन्फ्रेंस चली हुई थी 2022 में। सो 2022 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यार एक ना हम ओशन पे एक अच्छी स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में स्टडी करते हैं, साथ में जानते हैं कि जो ओशियंस हैं उसकी अभी हालत क्या है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो ये सब का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ओशन के ऊपर, और की फाइंडिंग्स जो हमारे पास निकल के आती है, आउटकम्स वो निकल के आता है ये कि ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर है ओशन का, वो टेम्परेचर राइज कर रहा है। 2x मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2x स्पीड से ट्वाइस से, मान लो कि अगर पहले 1 डिग्री राइज कर रहा था टेम्परेचर, अब 2 डिग्री राइज कर रहा है। सो एक फास्ट डबल स्पीड से क्या कर रहा है, ओशियन का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। अब अगर ओशियन का टेम्परेचर राइज करेगा, सो जो ग्रीनलैंड है या फिर आर्टिक ओशियंस है, आर्टिक जो वो वहां पे वो फ्रीजिंग है ना, वहां पे क्या होता है, बहुत सारी बर्फ है वहां पे। अब जो वहां पे फ्रोजन बर्फ है, अगर टेम्परेचर ओशियन का इंक्रीज करेगा, सो वो बर्फ पिघलेगी। अगर वो बर्फ पिघली तो ओशन का लेवल राइज होगा। और दूसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है कि राइज ऑफ सी लेवल। अब 2 पॉइंट यहां पे तो ठीक है भाई। अब एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन, ये रिपोर्ट भी आई थी एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस के, पिछले साल भी ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था कि ओशन का एसिडिक लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है ओशन में जाके। एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि जो ह्यूमंस, हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, प्रोड्यूस किया। अब एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है ओशन में, उसकी वजह से जो ओशन का पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो रहा है और ओशन एसिडिक हो रहे हैं। ओशन एसिडिक होने की वजह से क्या हो रहा है कि ओशन में पाने वाले मैरीन एनिमल्स पे बैड इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। और जो फोर्थ और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हो रही है वो हो रही है डीऑक्सीजेशन, मतलब ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है ना ओशन के अंदर, वो कम हो रहा है, वो डिप्लीट होता जा रहा है। और अगर ओशन का कंटेंट कम होगा ना पानी में, ऑक्सीजन का कंटेंट, सो जो मैरीन एनिमल्स अगेन उन पे अफेक्ट पड़ेगा। सो ये जो की फाइंडिंग्स है ओशन की, सो ओशन को सेव करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, सो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है 8 जून को। कब किया है, 8 जून को, क्योंकि 8 जून को क्या होता है, आपका वर्ल्ड ओशन डे होता है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, यह भी एग्जाम में आ सकता है, तो स्टार मार्क लगा लो। और रिपोर्ट की बात करूं, द स्टेट ऑफ
ऑफ ओशन रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? यूनेस्को ने। ये दो चीजें तो मत भूलना इसमें से, ठीक है। सो इसी के साथ चलते हैं आगे और आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, लोकेशन बेस्ड। सो मैक्सिको जो है अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। सो मैक्सिको क्यों न्यूज में है उसको जाने से पहले एक बार ध्यान से ना बच्चा ये मैप देख लो आप, ठीक है, क्योंकि मैप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या पता जो न्यूज में ये है वो न्यूज आए ना आए, बट क्योंकि मैक्सिको अभी न्यूज में आएगा तो इसकी बाउंड्रिंग कंट्रीज आ सकती हैं, ठीक है। सो मैक्सिको को ध्यान से देख लो, मैक्सिको कहां पे है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये पड़ता है। मैक्सिको की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, सो इसके नॉर्थ में है यूएसए, जैसे कि आप देख पा रहे हो यूएसए, और इसके जो साउथ में जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इसके जो साउथ में कंट्रीज हैं वो है ग्वातमाला। आपको मैं ध्यान से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी ध्यान से पढ़ेंगे। सो जो साउथ में कंट्रीज है वो है ग्वातमाला, दोनों की दोनों साथ में इसके साथ बॉर्डर मिलती है, ग्वातमाला और बिलीज, ठीक है। सो ये जो कंट्रीज है दो, सो जो ये है ये तीन कंट्रीज के साथ बॉर्डर क्या कर रहा है, अपना शेयर कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं वाटर बॉडीज की बात करूं, सो इसके मैक्सिको के इस तरफ पड़ रहा है पैसिफिक ओशियन, और मैक्सिको के इस तरफ है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और मैक्सिको के अगर वेस्ट में देखा जाए, ईस्ट में देखा जाए, सॉरी, मैक्सिको के ईस्ट में है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। सो यहां पे जो इंपोर्टेंट वाटर बॉडीज है वो कौन सी है, यहां पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपको याद रखनी पड़ेगी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वाटर बॉडी है। इंपोर्टेंट ओशियन की बात करूं, सो पैसिफिक ओशियन के साथ इसकी बाउंड्री टच हो रही है, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन नहीं है। अगर मैं मैक्सिको के नाम से देखूं तो गल्फ ऑफ मैक्सिको भी सबको पता होगा कि मैक्सिको के नाम पे गल्फ ऑफ मैक्सिको ये है। और अगर मैं सी की बात करूं, सो एक कैरिबियन सी है यहाँ पे आप लोकेशन देख पाओगे कैरिबियन सी की। सो कैरिबियन सी भी क्या टच कर रही है, इसकी बाउंड्री को टच कर रही है। सो ये वाटर बॉडीज है। सो वाटर बॉडीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसकी कैपिटल तो इसी के नाम पे है, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। सो इसको आसान करना, तो इसको याद करना आपके लिए आसान रहेगा। और साथ के साथ आप देख लेते हैं कि बेसिकली न्यूज में क्या था, ठीक है। सो न्यूज में क्या था, बीच वाले बॉक्स को लिया, ये न्यूज में ये था कि पहली बार हुआ है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की, पहली वुमेन प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि भैया मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी थी। सो मैक्सिको की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट है वो अभी बनी है, ठीक है। सो इसीलिए ये पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसका नाम क्या है, क्लोडिया। इनका नाम क्या है, क्लोडिया। सो इनका नाम है क्लोडिया शिनबुन। सो ये इनका नाम है, क्लोडिया के नाम से आप याद रख सकते हो, सीएस के नाम से आप याद रख सकते हो। सो मैक्सिको की पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन चुकी हैं ये। अब ये था न्यूज में। बॉर्डरिंग कंट्रीज मैं बता चुका हूं, यूएसए हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, बिलीज हो गया, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, डन हो गया। वाटर बॉडीज की बात करूं तो पैसिफिक ओशियन और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी हम कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ में हम इसकी कैपिटल भी मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है, वो और भी ज्यादा अच्छी बात है। और साथ के साथ में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दैट इट इज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। मैंने आपको पहले भी बताया था रिंग ऑफ फायर क्या होता है। पैसिफिक ओशियन में एक लाइन बन जाती है, अगर मैं देखूं ना ये पैसिफिक ओशियन, सो पैसिफिक ओशियन में इस तरीके की क्या होती है, एक चेन होती है। और रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है इस पूरी चेन में क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब इसी लाइंस पे पड़ता है ये। सो वो ये जो है ना, ये लाइन ऐसे निकली हुई है और ये यहां से आई हुई है। सो बेसिकली क्या है, मैक्सिको इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर पे ही ये पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी सी एडिशनल बात बोल दूं और आपको वर्ल्ड मैप पे इसको दिखा दूं, सो वर्ल्ड मैप पे आप देख पा रहे हो कि ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। अलग बात होगी, यहाँ पे आपको रेड रेड लग रहा है मैक्सिको हो गया। मैक्सिको के इस तरफ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे है क्या, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे क्या है, कैरेबियन सी है, और ये मैक्सिको है, या ये क्या है, यूएसए है, ये क्या है, यहाँ पे इसकी बाउंड्री वो है। सो बेसिकली मैक्सिको के लेके हम सारी चीज कर चुके हैं। और अगर यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स की मैं बात करूं, सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर है। पहली रिवर है लॉन्गेस्ट रिवर। सो अगर मैं देखूं तो रियो ग्रैंडी, सो रियो ग्रैंडी यहाँ की क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, इसको याद रखना। और अगर मैं बताऊं तो मैक्सिको की सबसे पोल्यूटेड रिवर कौन सी है, वो है लेरमा रिवर। सो लेरमा रिवर इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ द मैक्सिको। अगर मैं माउंटेन रेंज की बात करूं, सो यहाँ पे ज्यादातर जो माउंटेन रेंज देखी गई है वो देखी गई है साइरा मैड्री। सो साइरा मैड्री देखी गई है, इनके जो नेम है वो थोड़े से ऐसे ही है। और इसी के साथ मैक्सिको हो जाता है अपना खत्म। सो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको क्लोडिया, याद रखना है आपको, साथ के साथ में बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखनी है। इसी के साथ कल दोबारा मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। अगर आपको भी किसी टॉपिक को बारे में कुछ जानना हो, सो बेसिकली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं कल उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ सेशन को करते हैं एंड, कल मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।